हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इंदिरात अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और आज हमारी उसकी ये तीसरी क्लास है। और इससे पहली क्लास में हमने ऑब्जेक्ट को समझा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और आज हम उससे रिलेटेड कुछ और एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। आज हम जो आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों, उसको बांटेंगे। ऑब्जेक्ट को बांटेंगे कि वो कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम दो उसके दो मतलब उसके एस्पेक्ट्स हैं, दो बेसिस पर हम बांट सकते हैं। जिसमें पहला जो आपका एस्पेक्ट है, जो पहला बेसिस है दोस्तों, वो है वर्ब के आधार पर। हम ऑब्जेक्ट को वर्ब के आधार पर बांटेंगे। और दूसरा जो है वो है प्रीपोजिशन के आधार पर दोस्तों। प्रीपोजिशन के आधार पर भी हम इसे बांटेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिस ऑफ वर्ब पर हम देखेंगे कि वर्ब के आधार पर हम इसे किस तरीके से बांटेंगे। तो देखिए, इसको अगर हम समझें तो वर्ब बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके प्रिंसिपल वर्ब, जो कि आपके V1 V2 और ये सभी जो वर्ब होते हैं, प्लस इनके साथ आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स भी, वो सभी। एक होते हैं जेरंड और इन्फिनिटिव। ये हम समझ चुके हैं जब हम सब्जेक्ट को समझ रहे थे। इनफैक्ट हम जब ऑब्जेक्ट को भी समझ रहे थे, तो हमने वहाँ पर समझा था कि जेरंड और इन्फिनिटिव क्या क्या होते हैं। तो जब हम प्रिंसिपल वर्ब के आधार पर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट दो होंगे। या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, या फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। या तो आपका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब हम उसे जेरंड और इन्फिनिटिव के आधार पर देखेंगे, तब भी वो दो तरीके के होंगे। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए अगली उस पर। तो अभी हम समझ रहे थे कि अब हम समझेंगे कि बेसिस ऑफ प्रपोजिशन के आधार पर अगर हम इन्हें बांटें तो वो किस तरीके से होंगे। तो दोस्तों वो आपके प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो हम इनको कुछ एग्जाम्पल के साथ आपके सामने समझेंगे दोस्तों। तो अभी हम बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, ये लिखा है अमित सिंह टीचर्स यू इंग्लिश। अमित सिंह टीचर्स यू इंग्लिश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट जानना हो तो आप वर्ब से पूछेंगे व्हाट, और आपका whom का सवाल कर व्हाट और whom का सवाल करेंगे। जब भी आपको ऑब्जेक्ट जानना हो तो वर्ब से आप व्हाट और whom का सवाल करेंगे दोस्तों। जब आप व्हाट का सवाल करेंगे इसमें, तो आपको क्या आएगा? आपका जवाब आएगा दोस्तों इंग्लिश। भाई अमित सिंह आपको क्या पढ़ाते हैं? इसका जवाब है वो है इंग्लिश। तो इसका जवाब है इंग्लिश। और जब आप whom से सवाल करेंगे दोस्तों, तो इसका जो जवाब होगा वो यू है। इसका जो जवाब है दोस्तों यू है। मतलब किसे पढ़ाते हैं? तुम्हें पढ़ाते हैं। तो इस स्थिति में ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट से जब सवाल किया जाएगा तो जो आपका आंसर है वो नॉन लिविंग आएगा। इस चीज़ के बारे में हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, और इस क्लास में भी मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जब भी आप व्हाट से सवाल करेंगे तो जो आपका आंसर है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो नॉन लिविंग होगा। जब आप whom से सवाल करेंगे तो जो आपका आंसर है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो लिविंग बीइंग होगा दोस्तों। तो अभी हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आप देखें अमित सिंह टीचर्स यू इंग्लिश। तो इस स्थिति में जो आपने व्हाट करके जो सवाल किया, यानी कि जो क्या करके, और यानी कि उसका जो जवाब जो आपका नॉन लिविंग आया दोस्तों, इसका जवाब जो आपका नॉन लिविंग आया, और whom करके आपका जवाब लिविंग बीइंग आया। ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपका नॉन लिविंग जवाब आएगा, मेरा मतलब जब भी आपका व्हाट से जो जवाब आएगा दोस्तों, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब ये यही तो समझ रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब भी आपका नॉन लिविंग आएगा दोस्तों, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जब भी आपका लिविंग बीइंग आएगा, यानी कि जब भी आप whom से सवाल करेंगे, तो जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जब भी आपका ऑब्जेक्ट, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की स्थिति में, जब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए, यानी कि जब भी आपका लिविंग जो है वो आगे आए और बाद में नॉन लिविंग आए, तो माफ़ कीजिए, जब भी आपका लिविंग पहले आए और आपका नॉन लिविंग बाद में आए, तो इन दोनों के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन, या यूं कहें किसी भी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आएगा। आप इस सेंटेंस को भी देख सकते हैं, अमित सिंह टीचर्स यू इंग्लिश। तो पहले लिविंग आया है, बाद में नॉन लिविंग आया है, तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो यही मैंने लिखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट की बात करें, पहले लिविंग, जिसका मतलब मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद में नॉन लिविंग आए, इसका मतलब मैंने आपको बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। लेकिन प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होगा, इससे हम यहाँ पर समझते हैं कि अमित सिंह टीचर्स इंग्लिश। यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दोस्तों पहले रखा है, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे पहले रखा है, जिसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आपका नॉन लिविंग है उसे पहले रखा है और जो आपका लिविंग है उसे बाद में रखा है, यानी कि आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे बाद में रखा है। तो इस स्थिति में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। जब भी आपका जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, माफ़ कीजिए, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि जो आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो अगर पहले आ जाए लिविंग ऑब्जेक्ट से, तो आपका जो है इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो इस चीज़ को भी आप इस तरीके से नोट डालकर, जैसा कि पिछली बार भी हमने आपको बताया था, इस बात को भी आप नोट डालकर लिख लें कि अगर पहले नॉन लिविंग आए, और नॉन लिविंग हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, क्योंकि उससे आप व्हाट से सवाल करके पूछेंगे। पहले जब भी नॉन लिविंग आए और बाद में लिविंग आए, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो बीच में प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। अदरवाइज जब पहले आपका लिविंग बाद में नॉन लिविंग आए तो प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। मैं मानता हूँ ये चीज़ें नहीं हैं, आपके लिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट ज़रूर करेंगे और इस क्लास को 2 बार एटलीस्ट, अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो थोड़ा उसको ढंग से समझेंगे, क्योंकि भरोसा रखिए अगर चीज़ें नई हैं लेकिन हेल्पफुल रहेंगी। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए दोस्तों। तो चलिए अगले पार्ट पर हम आए। तो इस चीज़ का हमने यहाँ पर देख लिया है, आज की क्लास यहीं तक थी कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट हमने समझा है, ऑब्जेक्ट इस बार मैं आपके सामने रिवीजन करके दे देता हूँ कि हमने ऑब्जेक्ट को किस हिसाब से बांटा है। पहले आपका प्रिंसिपल वर्ब और जेरेंड इन्फिनेटिव के आधार पर, दो तरीके से वर्ब के आधार पर हम कहें तो ये वर्ब के आधार पर या आपका प्रीपोजिशन के आधार पर दो बेसिस वो हो गए। पहले प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा जेरेंड या फिर इन्फिनेटिव आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों ही स्थिति में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। जैसा कि अगर हम बात करें प्रीपोजिशन के आधार पर तो उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अमित सिंह टीचर्स इंग्लिश, इस कंडीशन में जो आपका यू है दोस्तों ये आपका लिविंग है, इंग्लिश जो है आपका नॉन लिविंग है, और जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आप होम से क्वेश्चन करके पता करते हैं। और जो आपका इंग्लिश है जो कि नॉन लिविंग है, जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर ये इस तरीके से आए, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों किसी भी तरीके का प्रीपोजिशनल यूज नहीं होगा। और जब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पहले लिविंग और फिर नॉन लिविंग आए तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। और इस स्थिति में जब आपका पहले नॉन लिविंग और बाद में लिविंग आए तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन यूज होगा, और जो आपका प्रीपोजिशन है दोस्तों ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। इस स्थिति में ये आपका प्रीपोजिशनल होगा, और उस बाकी कंडीशंस में वो आपका वर्बल ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमने देखा था। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि पहले नॉन लिविंग बाद में लिविंग, तो प्रीपोजिशन बीच में यूज होगा।
तो इसी के साथ मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। इस क्लास में मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये नए तरीके से मैंने आपके सामने इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। मैं पहले ही अपने पास नोट्स बनाए हैं, पहले ही मैंने इनको लिख लिया है, जिससे कि मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया ना करूं। लेकिन अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा, अगर आपको ये चाहते हैं कि मैं अपने हाथ से साथ के साथ आपके सामने, देखो लिखना मुझे ही पड़ रहा है, कोई और लिखने नहीं आएगा, लेकिन इससे क्या है कि आपका समय बचेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास में साथ के साथ लिखूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ख़त्म हो गया है। कलम थोड़ा सा वर्ब है, उसके बारे में जानना का स्टार्टिंग करेंगे कि आपका इन्फिनिटिव, जेरेंड और आपका जो आपका है ये क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वर्ब्स का यूज़ कैसे होता है, सेंटेंस वर्ब ऑब्जेक्ट भाई। हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट को समझ लिया है, वर्ब को समझना रह गया, ऑब्जेक्ट को समझ, ये तो हमने समझ लिए, लेकिन आपका वर्ब रह गया है। इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। और इसमें क्या है कि आपका वर्ब के यूजेस कैसे होते हैं भाई। अगर हम माने 2 वर्ब यूज़ करें तो कितने सब्जेक्ट को यूज़ करना होगा, 3 वर्ब यूज़ करें तो कितने सब्जेक्ट को यूज़ करना होगा, उनके बीच में कितने कनेक्टर होने चाहिए, उनके बीच में कितने कनेक्टर होने चाहिए, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो की टाइमिंग शॉर्ट इसलिए रखी गई है क्योंकि जिससे जो आपका ऑब्जेक्ट है यहीं कहीं ख़त्म हो सके। पिछली वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। गुड नाइट।